गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग का एमसीक्यू सेट 2 है। और यहाँ पर हम लोग आज भी देखेंगे, आज 43 क्वेश्चन देखेंगे। 43 क्वेश्चन हमारा होगा आज का। मीन्स हम लोग कहेंगे कि हमारे जो 43 क्वेश्चन होंगे, आपको कल समझ में आया होगा कि जो भी एमसीक्यू रहा है आपका, वो सब जो है कहाँ से रहा, फूड एंड न्यूट्रिशन से रहा है। आज का भी आपका टॉपिक फूड एंड न्यूट्रिशन से ही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो कल का टॉपिक होगा वो आपका जो है हम बता दें कि टेक्सटाइल से होगा। इसके साथ ही हम कहेंगे कि आपको 1 ऑप्शन वाले अभी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अभी ये लेवल 1 है आपका। इसके बाद आपको लेवल 2 भी दूंगा और लेवल 3 भी दूंगा। मीन्स आपको लोअर से हायर तक के सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर कराऊंगा। तो अभी आपको टॉपिक वाइज आपका जो है बुक कहा जाएगा, टॉपिक न कह के बुक कहेंगे। बुक वाइज आपके अभी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हम जल्द ही 125 क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। देखिए, हमें उम्मीद है कि एक हफ्ते 10 दिन बाद आपको 125 क्वेश्चन का भी एमसीक्यू मिलेगा। तो इस तरीके से आज आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, एल्कोहल से एस्टिक अम्ल बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है। मीन्स हम कहेंगे एल्कोहल, एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, हमें एल्कोहल से एस्टिक एसिड बनाना है। एल्कोहल से हम कहेंगे, एल्कोहल से एस्टिक एसिड बनाने, एल्कोहल से एस्टिक एसिड बनाने में कौन सा जीवाणु हमारा क्या करेगा, सहायक होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के तहत हम लोग कहेंगे कि हमें याद होना चाहिए क्या बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो उस टाइप्स के अनुरूप हम लोग कहेंगे वर्ग होता है, उसके अनुरूप हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगा एसिरी कम बैक्टीरिया। क्या मिलेगा हमारा, एसिरी क्रम बैक्टीरिया, कॉक्साई बैक्टीरिया, दंडाणु बैक्टीरिया, इसके बाद फुंतलाडु बैक्टीरिया। ये सभी हमारे बैक्टीरिया हैं। इस बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारा एल्कोहल को एस्टिक एसिड में चेंज करता है। तो इस तरीके से हमें मालूम भी है, एस्टिक एसिड को हम लोग सिरका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरका, सिरका भी इसको कहा जाता है। तो सिरका बनाने के लिए हमारा कौन सा बैक्टीरिया आवश्यक होता है। तो हम लोग कहें सिरका के निर्माण में जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं एसिरिकम बैक्टीरिया, या एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया भी बोला जाता है इसी को, या एसिटो एसिटो एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर भी हम लोग कहेंगे। एसिटोबैक्टर, बैक्टर जीवाणु, एसिटोबैक्टर जीवाणु भी इसे बोला जाता है, जीवाणु। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि एसिरिकम बैक्टीरिया, या हम कहेंगे या एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, ये हमारा एल्कोहल को एस्टिक एसिड में बदल देता है। मीन्स एस्टिक एसिड के निर्माण में आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एस्टिक एसिड के निर्माण में कौन सा बैक्टीरिया हमारा हेल्पफुल होता है, मीन्स सहायक होता है। तो हम लोग कहेंगे दोनों के तहत आप याद कर लेना जो है एसिरिकम बैक्टीरिया या एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यहाँ पे तंबाकू की पत्तियों को स्वाद या सुगंध देने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तंबाकू, टोबैको, आप समझ गए होंगे। ये तंबाकू, टोबैको, टोबैको की पत्तियों को स्वाद या सुगंध देने के लिए, स्वाद और सुगंध। देखिए, अच्छी चीज है कि हम कहेंगे तंबाकू में स्वाद और सुगंध भी आते हैं। इसके लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, मीन्स किस जीवाणु द्वारा तंबाकू में हम कहेंगे स्वाद आता है जो है, हम कहेंगे और सुगंध आती है। तो स्वाद और सुगंध के लिए हम लोग कहेंगे बैसिलस मेगाथीरियम। क्या बोलेंगे हम लोग, बैसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया होता है जो तंबाकू की पत्तियों में जो है क्या करता है, सुगंध लाता है। मीन्स हम कहेंगे कि सुगंधित बैक्टीरिया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है सुगंधित, सुगंधित एवं स्वादिष्ट, सुगंधित एवं स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, सुगंधित एवं स्वादिष्ट जीवाणु। आप समझ गए होंगे, ये हमारे कई बार आए हुए हैं क्वेश्चन। मीन्स हम कहेंगे नेट में भी आए हुए हैं, एलटी में आए हुए हैं, जीआईसी में भी आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है ज्यादातर जो है बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों में गिने जाते हैं कि हमारे तंबाकू की पत्तियों को स्वाद, हम कहेंगे यहाँ स्वाद और सुगंध प्रदान करने वाला हमारा बैक्टीरिया जो है बैसिलस मेगाथीरियम है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट तथा अमोनिया के लवणों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देता है। ये हमारा टीजीटी पीजीटी सब में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन जो है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कौन से जो है जो मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को मीन्स पृथ्वी में धरती में उपस्थित नाइट्रेट को तथा हम कहेंगे तथा अमोनिया के लवणों को किस में बदल देता है? नाइट्रोजन गैस में बदल देता है। स्वतंत्र नाइट्रोजन मीन्स हम कहेंगे नाइट्रोजन गैस में बदल देता है। तो उससे हम कहेंगे जीवाणु का नाम क्या है जो है हम कहेंगे बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया। नाम क्या है हमारा? बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया होता है, जो हम लोग कहेंगे मिट्टी में उपस्थित हमारा नाइट्रेट या अमोनिया को ये स्वतंत्र नाइट्रोजन में क्या करता है? बदल देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। देखिए पेनिसिलिन बैक्टीरिया बहुगुणन रोकता है। मीन्स हम कहेंगे एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुगुणन मीन्स हम कहेंगे सड़न को क्या करता है? रोकता है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया हमारे सड़न को रोकता है। तो हम कहेंगे कौन सा बैक्टीरिया है जो रोकता है? हम कहेंगे कोशिका भित्ति निर्माण रोकता है। जो क्या कहेंगे? बहुगुणन। तो देखिए ये कोशिका भित्ति सेल वाल के निर्माण को क्या करता है? रोक देता है। मीन्स इसमें सड़न नहीं होने देता। जितना निर्माण हुआ रहेगा उसको उतने पर क्या करेगा? कांस्टेंट कर देगा। तो इसलिए पेनिसिलिन बैक्टीरिया का संबंध हमारा किससे है? हम लोग कहेंगे सेल वाल से है, कोशिका भित्ति से होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे चौथा का ऑप्शन हमारा क्या मिलता है? सी मिलता है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा पदार्थ जो एक जीव द्वारा उत्पन्न होता है तथा दूसरे जीव की वृद्धि को संदर्भित करता है कहलाता है। हम कहेंगे एक पदार्थ जो जीव द्वारा तो उत्पन्न होता है तथा दूसरे जीव की वृद्धि को रोकता है। एक जीव से उत्पन्न होगा पदार्थ लेकिन दूसरे जीव की वृद्धि को क्या कर देगा? रोक देगा। क्वेश्चन देखिए एक ऐसा पदार्थ जो जीव द्वारा उत्पन्न होता है, हम कहेंगे एक जीव द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे जीव की वृद्धि के संदर्भित को क्या करता है? वृद्धि को संदर्भित करता है कहलाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग एंटीबायोटिक बोलेंगे। वृद्धि संदर्भित को क्या करता है? वृद्धि को रोक देता है। तो हम लोग कहेंगे एंटीबायोटिक होगा। क्या होगा हमारा? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नाम है इसका, एंटीबायोटिक का प्रचलन बहुत अच्छे से चल रहा है मेडिकल साइंस में। मीन्स किसी भी बीमारी का एंटीबायोटिक देने के बाद क्या होता है? हम कहेंगे कि वहां पर जो भी हमारे सेल अगर डैमेज है और वो डिक्रीज कर रही है या मर रही है तो उसके मरने को रोक देता है। जो है मीन्स जो मरने की क्रिया विधि है, क्रिया दर है, उसको रोक देता है। वहां अगर जीवाणु है तो जीवाणु को वृद्धि को रोक देता है। मीन्स हम कहें कि वहां वायरस है तो वायरस की वृद्धि को रोक देता है, वायरस की एक्टिविटी को रोक देता है, वायरस को कार्य ही नहीं करने देता, न फंगस को कार्य करने देता है, न एल्गी को कार्य करने देता है, न परजीवी को कार्य करने देता है। किसी की भी क्रियाशीलता को क्या कर देता है? रोक देता है। ये हमारा एक दूसरे जीव से हमारा ये प्राप्त होता है और एक दूसरे जीव की वृद्धि को रोकता है। उस पदार्थ को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं या प्रतिजैविक कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, नींबू में होने वाला कैंकर रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए कैंकर रोग नींबू में जो रोग होता है, ये रोग हमारा कैंकर रोग किसमें हो रहा है? नींबू में हो रहा है। हम कहें नींबू में होने वाला कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? हम लोग कहें किसके द्वारा कैंकर रोग होगा? हमें मालूम है कि जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु आबलिक हम लोग कहेंगे बैक्टीरिया द्वारा हमारा एक कैंकर रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन देखिए, हम कहें जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? जो भी हमारे जीवाणु होते हैं, हम लोग जीवाणु कहेंगे, जीवाणु की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। किसकी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बना होता है जीवाणु हमारा। जीवाणु की कोशिका हमारी, और यहाँ पर दिया कोशिका भित्ति। जीवाणु की कोशिका हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु हमारा प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु में हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। हम कहेंगे कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की, पॉलीसैकेराइड्स की, लोफोट्राइकस की या पेरिट्राइकस की। तो हम लोग कहेंगे म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड। यहाँ पर देखिए पहला हमारा मिलेगा म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और भी हम लोग कह सकते हैं जो है कि किसकी बनी है, जो है हम कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ऑब्लिक कहेंगे या पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन या हम कहेंगे या म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो सेल वाल होती है कोशिका भित्ति, या हम कहेंगे एक ही तो सेल ही पाई जाती है, एक ही सेल का पूरा बैक्टीरिया बना होता है। वो सेल हमारी किसकी बनी होती है? हम कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु लैंगिक जनन में सहायक है? देखिए रिप्रोडक्शन में सहायक है। अच्छी बात हमारी यहाँ पर मिल रही है कि रिप्रोडक्शन में सहायक, रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में हम कहेंगे सहायक, हमारा सहायक जीवाणु कौन सा है? लैंगिक जनन में हम कहेंगे लैंगिक जनन में सहायक जीवाणु कौन सा है तथा प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। हम कहेंगे कि बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी जो है स्ट्रॉन्ग करता है और प्लस रिप्रोडक्शन में सहायक भी होता है बैक्टीरिया। तो ये हम कहेंगे ये हमारा कहेंगे कि फायदेमंद बैक्टीरिया है जो प्रजनन में भी सहायक है और बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। हम कहेंगे ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, इसकी एक लेयर पाई जाती है, इसकी एक लेयर पाई जाती है। ये लेयर हमारी होती है ई कोलाई बैक्टीरिया। हम कहें विटामिन B12, विटामिन B12 का निर्माण भी करती है, ये निर्माण भी करती है। ये बैक्टीरिया हमारे जो है क्या करती है? विटामिन B12 का निर्माण भी करती है। और हम कहेंगे लैंगिक जनन में सहायक भी है, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। हम कहेंगे कि ये हमारे बड़ी आंत में पाई जाती है, बड़ी आंत, वो भी बड़ी आंत के कोलन भाग में, बड़ी आंत के कोलन भाग में पाई जाती है, कोलन भाग में पाए जाते हैं। तो आपको मालूम हो गया कि ये ऑलवेज पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला बैक्टीरिया जिससे विटामिन का निर्माण होता है, हम कहेंगे कि वो बैक्टीरिया हमारी ई कोलाई बैक्टीरिया होती है। ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ बॉडी में कहाँ पाई जाती है? हम कहेंगे बड़ी आंत में पाई जाती है, बड़ी आंत में भी हम कहेंगे कोलन भाग में पाई जाती है। तो इस तरीके से कौन से विटामिन का निर्माण करती है? विटामिन B12 का निर्माण करती है। तो हम लोग को मालूम हो गया कि लैंगिक जनन में सहायक भी है और प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करती है। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निखिल ने किसका उपयोग चाय की पत्तियों में से कड़वाहट हटाने के लिए किया जाता है? चाय के पत्तियों में हम लोग कहते हैं कि कड़वाहट होती है, इस कड़वाहट को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग कहेंगे कड़वाहट को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? हम कहेंगे कि बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। पत्तियों में से कड़वाहट हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? हम कहेंगे बैसिलस मेगाथीरियम का। किसका प्रयोग किया जाता है? बैसिलस मेगाथीरियम। हम कहेंगे जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इस जीवाणु द्वारा हम कहेंगे जो पत्तियों में कड़वाहट होती है चाय की, वो समाप्त हो जाती है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए वह क्रिया जिसमें जीवाणु लैंगिक जनन में विषाणु प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। अब देखिए लैंगिक जीवाणु लैंगिक जनन में, देखिए ये जीवाणु हमारा बैक्टीरिया लैंगिक जनन में विषाणु वायरस से प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो है हमारा जनन के तहत देखिए ये मिल रहा है हमारा जीवाणु लैंगिक जनन में विषाणु प्रयुक्त होता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हम कहेंगे ट्रांसडक्शन कहलाती है। क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसडक्शन प्रक्रिया कहलाती है। मीन्स ऑप्शनल 10वां का हमारा ये सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया की कोशिका में किसकी उपस्थिति में समानता पाई जाती है? तो हम कहेंगे समानता किसमें पाई जाएगी?
यहाँ पर जीवाणु और साइनो बैक्टीरिया, एक जीवाणु एक हो गया, एक ये भी हमारा साइनो बैक्टीरिया, ये भी हमारा जीवाणु है कि कोशिका में किसकी उपस्थिति समानता पाई जाती, समानता लाती है। हम कहेंगे वो हमारा जो भी बैक्टीरिया होगा समानता के तौर पर हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। समानता मीन्स समान रूप से जो है कोई भी बैक्टीरिया होगा उसमें डीएनए पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे कहते हैं, हम कहेंगे कि कीटाणु कोशिकाएं मीन्स एक बैक्टीरिया से लाखों बैक्टीरिया, मीन्स एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया, 6 बैक्टीरिया, 8 बैक्टीरिया, 10 बैक्टीरिया, मीन्स कई बैक्टीरिया बनते रहते हैं। क्योंकि हम कहेंगे बैक्टीरिया में लैंगिक जनन होता ही नहीं है, बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन होता है, विखंडन प्रक्रिया द्वारा इनकी जनरेशन चलती है। तो ये कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, मियोसिस या माइटोसिस या ओव्यूलेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग कहेंगे माइटोसिस होगा। क्या होगा, देखिए माइटोसिस, इसे हम लोग कहेंगे माइटोसिस। माइटोसिस मीन्स हम कहेंगे सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन। विभाजन मीन्स एक कोशिका विभाजित होकर 2 समान, हम कहेंगे सूत्री विभाजन यही है कि एक जीवाणु जीवाणु विभाजित होकर होकर 2 समान कीटाणु का निर्माण करता है, कीटाणु का निर्माण करता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हम लोग कहेंगे कि कीटाणु कोशिकाएं यहाँ पर दे रहा है किस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे हम कहते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं हम कहेंगे माइटोसिस। तो आपका ऑप्शनल सही होता है, यहाँ पर हम कहेंगे बी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बार्टुलिज्म इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। तो हम लोग कहेंगे कि किसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका वर्गीकरण का जो प्रोसेस है वो हम लोग किससे लेंगे, बैक्टीरियम टॉक्सिन से लेंगे, या वायरल टॉक्सिन, या माइकोटॉक्सिन, या रासायनिक टॉक्सिन। तो हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियम टॉक्सिन। वायरस ना हो के बैक्टीरिया होता है बार्टुलिज्म, इसलिए हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियम टॉक्सिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, चिकित्सा में आहार के महत्व को सबसे पहले विश्व परिदृश्य में लाने का काम किया था। मीन्स हमें उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिस वैज्ञानिक ने क्या किया था, चिकित्सा में मीन्स मेडिसिन में या हेल्थ में आहार के महत्व को सबसे पहले विश्व परिदृश्य में लाया था। मीन्स आहार द्वारा हमारा क्या होगा, चिकित्सा की जाएगी, जिसे हम लोग आहारीय चिकित्सा कहेंगे। आहारीय चिकित्सा को सर्वप्रथम लाने वाला वह व्यक्ति कौन सा था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये हमारा। किसने लाया था, क्या फ्लोरेंस विलियम ने लाया था, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लाया था, या विलियम नाइटिंगेल ने लाया था, या विलियम विल्स ने लाया था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाइटिंगेल ने लाया था। किसने लाया था, हमारा ऑप्शनल क्या होगा, बी सही होगा, नाइटिंगेल। क्या बोलेंगे, नाइटिंगेल ने लाया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर्वप्रथम जो है क्या किया, जो है चिकित्सा में आहार की प्रक्रिया को बताया कि हमारा जो मील है, जो आहार है, वो हमारे रोग के अनुरूप होना चाहिए जो है। तो इस तरीके से हमारा ये बी ऑप्शनल इसका सही होता है। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, जो है ज्वर की अधिकता, मिचली, वमन मीन्स उल्टी, डायरिया, पाचन तंत्र संबंधी ऐसे विकार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। अब देखिए, बीमारी हमारी एक नहीं कई बीमारियां यहाँ पर दी गई हैं। तो हम लोग कहेंगे कि हमारी बीमारी एक नहीं है, कई तरह की बीमारी है। तो इस तरह की बीमारी में हमें मिल रहा है कि ज्वर की अधिकता हो गई, मिचली मीन्स उल्टी आना या वमन उल्टी होना, डायरिया, पाचन तंत्र संबंधित ऐसे जो हमारे डिसऑर्डर होंगे, रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। ठोस आहार देंगे, तरल आहार दिया जाएगा, वाष्पित आहार दिया जाएगा, नसों में सुइयों द्वारा आहार दिया जाएगा,
हम लोग कहेंगे कि उसमें फीवर की प्रक्रिया तगड़ी आ रही है, उल्टी का भी प्रोसेस हो रहा है, उल्टी हो भी रही है, पाचन संबंधी समस्या है, मीन्स पाचन अच्छे से हो नहीं पा रहा है। जब पाचन अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे तरल पदार्थ उसको देंगे। कैसा पदार्थ देंगे हम लोग? तरल आहार। हमारा ऑप्शन क्या होगा? हम लोग कहेंगे कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा जो आहार है वो आहार हमारा तरल होना चाहिए, लिक्विड डाइट होनी चाहिए, लिक्विड डाइट। लिक्विड हमारा फूड होना चाहिए, या लिक्विड हम कहेंगे आहार होना चाहिए, लिक्विड फूड, या हम कहेंगे या हमारी डाइट होनी चाहिए, लिक्विड डाइट। तो इस तरीके से 15वां का ऑप्शन आपका मिला जो है तरल आहार। देखिए आमाशय था, उसके निचले भाग में जुड़े आंत के भाग डिओडेनम में होने वाले रोगों को सामूहिक रूप से कहते हैं। कौन सा रोग कहेंगे हम लोग? कौन सा रोग होगा? आमाशय और उसके निचले भाग में जुड़े आंत के भाग डिओडेनम। देखिए आमाशय और डिओडेनम मीन्स हम कहेंगे कि हमारा आमाशय हो गया और हमारा डिओडेनम मीन्स हम कहेंगे ग्रहणी हो गया। क्या हो गया? ग्रहणी। ग्रहणी, डिओडिनम ऑब्लिक ग्रहणी हम लोग कहेंगे। तो ग्रहणी में होने वाले रोग को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि केवल एक नाम देना है उसके तहत। आमाशय में अगर रोग हुआ और ग्रहणी में रोग हुआ, देखिए यही बोल रहा है कि इसमें होने वाले रोगों को सामूहिक रूप से क्या हम पथरी कहेंगे, बवासीर कहेंगे, पेप्टिक अल्सर कहेंगे, पीलिया कहेंगे। पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। क्या कहेंगे इस रोग को हम लोग? इस रोग को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहेंगे। मीन्स हमारा क्या होगा? घाव होगा। इसे हम लोग घाव कहते हैं, घाव। तो देखो भैया ये हमारा घाव है, समझ गए होंगे। मीन्स आमाशय और ग्रहणी में अगर घाव हो गया तो उसे हम लोग एक नाम देंगे, पेप्टिक अल्सर हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान आहार चिकित्सा में सर्वाधिक है? अब यहाँ पर योगदान आहार चिकित्सा में, योगदान आहार चिकित्सा में सर्वाधिक है। दिख रहा होगा क्वेश्चन, लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इतना इजी है कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे, हमें मालूम है कि आप कंफ्यूज करेंगे, श्योर कंफ्यूज करेंगे। तो सबसे योगदान आहार चिकित्सा में सर्वाधिक योगदान डाइटिशियन का होगा, डॉक्टर का होगा, परिचायिका समझते होंगे, नर्स होती है, नर्स, परिचायिका को नर्स कहते हैं। डाइटिशियन को आप जान ही रहे होंगे, जो आपको संतुलित आहार देता है उसे हम लोग डाइटिशियन कहते हैं। डॉक्टर समझ ही रहे होंगे, गृह स्वामी मीन्स हम लोग कहेंगे मालिक। तो इसमें सर्वाधिक, ये सर्वाधिक योगदान हमारा किसका होगा आहार चिकित्सा में? तो देखिए ज्यादातर लोग कंफ्यूज करेंगे कि डाइटिशियन का होगा या डॉक्टर का होगा, ये परिचायिका पर कम ध्यान जाएगा, जबकि ऑप्शनल हमारा सही होगा परिचायिका का, नर्स का। मीन्स आहार चिकित्सा में नर्स का सबसे बड़ा रोल होता है। मीन्स उसी के, डॉक्टर तो बता दिया, डाइटिशियन तो पहले से लिख रखा है कि ये बीमारी में ये देना चाहिए, ये देना चाहिए, लेकिन नर्स उसको क्या करती है? फॉलो करवाती है। नर्स उसको फॉलो करवाती है और प्लस ला ला करके देती भी है, खिलाती भी है। मीन्स सबसे बड़ा योगदान हमारा किसका होता है? परिचायिका मीन्स नर्स का होता है। अगला देखिए, सामान्य कार्य करने वाली प्रेग्नेंट महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम अनाज, ग्राम्स, ग्राम्स मीन्स अनाज की आहारी आवश्यकता होती है? तो देखिए बातें हमारी अनाज की है, अनाज। ये अनाज जिसे हम लोग जो है ग्राम्स के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर सीरियल्स की भी बातें की जाती है, सीरियल्स भी कहा जाता है, अनाज ऑब्लिक सीरियल्स, 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 अनाज ऑब्लिक सीरियल्स। अब यहाँ अनाज ऑब्लिक सीरियल्स के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या आता है, जो है गेहूं आता है, गेहूं आएगा, ज्वार आएगा, ज्वार आएगा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, बाजरा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मक्का, ये सभी हमारे रागी, रागी, रागी समझ गए होंगे, मड़ुआ होता है, मड़ुआ, मड़ुआ को रागी कहते हैं, मड़ुआ, रागी। अब यहाँ पर कार्बोज की बात नहीं है,
समझ गए होंगे। यहाँ पर कार्बोस की बात ही नहीं है, बात यहाँ अनाज की, सीरियल्स की है। तो कितने अनाज एक प्रेग्नेंट लेडीज को, कितने अनाज उसे हम कहेंगे कि उसे वेट करके भिगा करके या कच्चे के तौर पर या उसके द्वारा रोटी या चावल के रूप में उसे हमें कितने अनाज लेना चाहिए। तो हमें मालूम है कि प्रेग्नेंट स्त्री को प्रतिदिन कितना अनाज लेना चाहिए, हम लोग कहेंगे 400 ग्राम लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? 400 ग्राम अनाज एक प्रेग्नेंट लेडीज को प्रतिदिन पर डे लेना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए उपचार निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। किसके द्वारा उपचार हम लोग करेंगे? अगर हमारा डायबिटीज का कोई मरीज है तो उसके उपचार के लिए निम्नलिखित प्रकार, किस प्रकार द्वारा उसका उपचार किया जाएगा? संतुलित आहार के द्वारा, नियमित व्यायाम के द्वारा, या हम कहेंगे इंसुलिन के द्वारा, या हमारा आ रहा ये सभी। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि बैलेंस डाइट के द्वारा भी हम लोग करेंगे, नियमित व्यायाम के एक्सरसाइज के द्वारा भी, और इंसुलिन के द्वारा भी। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है डी। इन सभी के द्वारा डायबिटीज के मरीज को हम लोग क्या करेंगे, जो है स्वस्थ करेंगे इस सभी के द्वारा। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय था आंत विकार के रोगियों अथवा शल्य चिकित्सा के बाद रोगियों को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? यहाँ हमें डाइट देना है। किसे देना है? आमाशय और आंत। हम लोग कहेंगे कि इसको हो गया है जो है पेप्टिक अल्सर हो गया है। देखिए विकार आ गया, आंत में विकार, आमाशय और आंत इन दोनों के तहत विकार है इसमें, मीन्स घाव हो गया रोगियों। अथवा हम लोग कहेंगे शल्य चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया, मीन्स ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑपरेशन किसी का ऑपरेशन हुआ हो, या हम कहेंगे उसके आमाशय में घाव हो, या हम कहेंगे उसके आंत में जो है घाव हो। तो इस तरीके का हम लोग कहेंगे तरल आहार देंगे या ठोस आहार देंगे या कोमल आहार देंगे या पूर्ण तरल आहार देंगे। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि अगर पेप्टिक अल्सर की बातें अगर आती है तो तरल आहार होगा, और हम कहेंगे कि अल्सर की बातें अगर नहीं है, डिसऑर्डर है, विकार है, शल्य क्रिया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सॉफ्ट डाइट की प्रक्रिया अपनाएंगे। कौन सा आहार देंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे इसमें सॉफ्ट डाइट, कोमल आहार दिया जाता है। कौन सा आहार दिया जाएगा? कोमल, सॉफ्ट। सॉफ्ट डाइट बोलते हैं, सॉफ्ट डाइट, कोमल आहार दिया जाएगा, सॉफ्ट डाइट इनको दिया जाता है। ऑपरेशन याद करना, ऑपरेशन में सॉफ्ट डाइट दी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, किस आहार में परस्पर भोज्य पदार्थों को मिलाकर पौष्टिक बनाया जाता है? पौष्टिक न्यूट्रिएंट बनाया जाता है, पौष्टिक बनाया जाएगा। किस आहार में? मीन्स यहाँ पर चारों आहार में, किस आहार में? मीन्स मृदु आहार में, या तरल आहार में, या सौम्य आहार में, या पूर्ण तरल आहार में भोज्य पदार्थों को मिलाकर उसे पौष्टिक बनाया जाएगा। तो हम लोग कहेंगे मृदु आहार ले लें, या तरल आहार ले लें, या सौम्य आहार ले लें, या पूर्ण तरल आहार ले लें। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम लोग कहेंगे मृदु आहार, सॉफ्ट आहार। इस मृदु आहार में हम क्या करेंगे? मृदु आहार में हम लोग भोज्य पदार्थ को मिला करके जो है क्या करेंगे? बना देंगे, पौष्टिक आहार बनाया जाएगा। मीन्स सॉफ्ट डाइट हमारे जो होते हैं, या जो सॉफ्ट फूड होते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग मिलाएंगे भोज्य पदार्थों को, और उसे हम लोग क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाएंगे। पीलिया से पीड़ित व्यक्तियों को नियमित पोषक युक्त आहार देना चाहिए। जॉन्डिस, अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो जॉन्डिस वाले रोगियों को कौन सा आहार हम लोग देंगे? हम कहेंगे कि जॉन्डिस में हाई प्रोटीन, लो फैट, और हम कहेंगे उच्च आहार, हाई हमारा डाइट, उपरोक्त सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे? जॉन्डिस है, पीलिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए हाई प्रोटीन, लो फैट, उच्च आहार, मीन्स ये सभी को दिया जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प टाइफाइड रोगियों के लिए परिहारित है? मीन्स टाइफाइड रोगी को जो है हमें परिहारित नहीं देना चाहिए कि देना चाहिए? हम लोग क्या कहेंगे? परिहारित।
हम नहीं देना चाहिए। टाइफाइड रोगियों के लिए परिहारित आहार मीन्स नहीं देना चाहिए, के लिए नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तब देखिए हम लोग को मालूम है कि टाइफाइड, बहुत से लोगों को टाइफाइड होता है। हम कहें कि इस टाइफाइड बीमारी में रोगी को क्या नहीं खिलाना चाहिए, इसमें से अचार और चटनी, मौसमी का रस, दूध और बिस्कुट, दलिया, सूप, अंडे का चोप, इसमें से हम लोग कहेंगे टाइफाइड रोगियों को नहीं देना चाहिए अचार और चटनी। अचार और चटनी से जो है इनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये रोग को क्या करते हैं और टेंस बनाते हैं, मीन्स और जो है इसमें मजबूती ला देते हैं। मीन्स दूर हटने के बजाय ये रोग क्या करता है और विकराल रूप पकड़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आइए 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, एक मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जाता, क्योंकि इससे निम्न हो सकता है। क्या हो जाएगा, मीन्स कार्बोज पूर्ण रूप से बंद नहीं करना चाहिए। अधिक कार्बोज, देखिए अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जाता। अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया, क्यों नहीं किया जा सकता जो है, क्योंकि इनसे निम्न हो सकता है। क्या होगा, अगर कार्बोज बंद कर देंगे तो उसे कब्ज हो जाएगा, ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा, हम कहें कीटोसिस हो जाएगा, हम कहें स्टीएटोरिया हो जाएगा। तो हम कहेंगे कौन सा रोग हो जाएगा उसे, तो हम लोग कहेंगे उसे पूर्ण रूप से अगर रोक देंगे तो उसे कीटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसे कीटोसिस हो जाएगा। इसलिए पूर्ण रूप से हम लोग डायबिटीज के मरीज को उसका कार्बोज नहीं रोकेंगे। अगर रोक देंगे तो एक अलग बीमारी आ जाएगी जिसे हम लोग कीटोसिस कहेंगे। आप जानते होंगे कीटोसिस को अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है। हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल हमारा दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए कोलेस्ट्रॉल, उत्तम कोलेस्ट्रॉल, हम कहेंगे बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है, मीन्स हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारा दो प्रकार का होता है जो है, एक हम लोग कहते हैं HDL और दूसरा हम लोग बोलते हैं LDL। क्या बोलते हैं, LDL। तो देखिए HDL और LDL, अब इसमें अच्छा कौन होता है। तो देखिए हमारा जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो हम कहेंगे ये हमारा बेस्ट होता है, ये हमारा बेस्ट होता है, ये अच्छा होता है। ये हमारा हम कहेंगे कि ये बैड होता है, ये बेस्ट है, ये बैड होता है, ये बैड होता है। तो हमारा ये अच्छा बेस्ट है, ये हमारा फायदेमंद होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आप समझ गए होंगे, एच मतलब हाई, डी से डेंसिटी, एल का मतलब लिपोप्रोटीन, यहाँ LDL का मतलब हमारा आ गया लो, डी से डेंसिटी, एल से लिपोप्रोटीन। तो हमारा मालूम है कि HDL हमारा अच्छा होता है। तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल उत्तम कोलेस्ट्रॉल का अंश है, तो आपको मालूम हो गया होगा। आप क्या बोलेंगे, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारा अच्छा होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसकी वैल्यू लेस देन 40 या नियरली 40 होती है, 40 होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26वां क्वेश्चन देखिए। बोल रहा मूल्यांकन कार्य हेतु न्याय दर्श लेने की निम्न में कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पर कई विधियां दी गई हैं, देव निदर्शन, क्षेत्र निदर्शन, हम कहें स्तरीय निदर्शन और कोटा निदर्शन। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो मूल्यांकन कार्य हेतु न्याय दर्श हमारा कौन सा होना चाहिए जो है, कौन सी विधियां प्रयोग की जाती है न्याय दर्श के लिए। हम लोग कहेंगे चारों की जाती हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये सभी हमारी क्या की जाती हैं, विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो कौन सा कार्य किया जाता है, ICDS है हमारा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, हम कहेंगे ICDS। ये हमारा ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य, कौन सा कार्य किया जाता है।
पोषाहार या स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य होगा, सहायक पोषाहार का, शाला पूर्व शिक्षा का, या हम कहेंगे ये सभी। शाला पूर्व शिक्षा मीन्स हमारा आंगनबाड़ी, क्या बोलेंगे हम लोग, आंगनबाड़ी बोलेंगे। शाला पूर्व शिक्षा कहाँ से मिलती है, आंगनबाड़ी से प्राप्त होती है, आंगनबाड़ी से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शनल सही होता है क्या, डी। तो इस तरीके से आप देख लिए कि आईसीडीएस के अंतर्गत ये सभी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोषण संबंधित कार्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं करता, WHO कौन सा कार्य नहीं करता है यहाँ पर, पोषण विज्ञान की शिक्षा देना, व्यवसायिक पोषाहार कार्यक्रम बनाना, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य पोषण संबंधित आहार पोषण करना। तो यहाँ से WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपको मालूम है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या नहीं है, इसमें से कौन नहीं है हमारा, देखिए कार्य, कौन सा कार्य नहीं है, हम कहेंगे कि वो माता शिशु स्वास्थ्य का कार्य यहाँ पर नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पोषण विज्ञान की शिक्षा देना जो है, हम कहेंगे व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम बनाना, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, हम कहे पोषण संबंधित आहार पोषण करना। तो थोड़ा अजीब लगेगा आपको कि यहाँ पर स्वास्थ्य हेल्थ के तहत तो दे रहा है, तो मातृ शिशु स्वास्थ्य, ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ही नहीं, ये हम कहेंगे सभी के स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है, सभी के स्वास्थ्य, सभी के स्वास्थ्य, सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए WHO बना है, WHO बना है, चाहे वो शिशु हो या माता हो या बुजुर्ग हो या सामान्य लेडीज हो, या हम कहेंगे पोस्ट नेटल हो या प्री नेटल हो, कोई भी लेडीज हो या कोई भी जेंट्स हो या बालक हो, सभी के लिए WHO ने जो है क्या किया है, हेल्थ संबंधित वर्क किया है। उसके तहत पोषण विज्ञान, व्यवहारिक पोषाहार, पोषण संबंधित आहार पोषण करना है, ये सभी चीजें WHO के द्वारा होती है, न कि सिर्फ मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए। संयुक्त राष्ट्र शिशु निधि की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए हम कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शिशु निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र शिशु निधि की स्थापना, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, लेटेस्ट भी है, मीन्स आपको इसे याद करना पड़ेगा, इसके सन को याद करना पड़ेगा, बहुत इजी है। वर्ष 1946 स्थापना कब की गई जो है, हम कहेंगे वर्ष 1946 ईस्वी में की गई थी। उस समय लगभग ब्रिटिश शासन था। कर्मचारियों से व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से कौन संबंधित होते हैं। जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी हमारे गवर्नमेंट के हों, कर्मचारियों से, देखिए कर्मचारियों से व्यक्तिगत और हम कहें कर्मचारियों से व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से कौन संबंधित है, क्रमिक प्रबंधन, गृह प्रबंधन, मीन्स ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे कर्मचारियों से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो जुड़ा होता है, संबंधित है, वो हमारा क्रमिक प्रबंधन होता है, न कि गृह प्रबंधन होता है। देखिए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है, क्या कहलाता है। हम लोग देखिए पूर्व निर्धारित लक्ष्य, लक्ष्य हमारे निर्धारित हैं, ये करना है। अब ये इसके लिए जो है, जो लक्ष्य हमारा निर्धारित है उसकी प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। वो हमारा क्रमिक प्रबंधन होगा, गृह प्रबंधन होगा, आहार प्रबंधन होगा, अस्पताल प्रबंधन होगा। हम कहेंगे जहां क्रमिक प्रबंधन की बातें आती है जो है, हम कहेंगे उसी को हम लोग ले लेंगे। मीन्स क्रमिक प्रबंधन ही स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास हमारा क्या कहलाएगा, हम लोग कहें क्रमिक प्रबंधन कहलाता है। आइए 32वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन से कार्य क्रमिक प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब यहाँ से आपका जो है टोटल क्रमिक प्रबंधन की प्रक्रिया जो होती है कि क्या है क्रमिक प्रबंधन, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि कौन सा हमारा क्रमिक प्रबंधन के अंतर्गत, इसमें ऑप्शनल नहीं है।
औद्योगिक संबंधों का उन्नयन, कर्मचारियों की सुरक्षा, देखिए कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण, परामर्श देना, संयुक्त विचार विमर्श का उपयोग, वृद्धों का सहयोग। देखिए ये हमारे क्रमिक के अंतर्गत नहीं आएगा, क्रमिक प्रबंधन के अंतर्गत हमारे वृद्धों का सहयोग नहीं आता। मीन्स क्रमिक प्रबंधन में बुजुर्ग व्यक्तियों को बाहर रखा गया है। इसमें केवल क्रमिक प्रबंधन में सिर्फ प्रौढ़ व्यक्तियों को रखा गया है। ये सब के सब क्रमिक प्रबंधन में केवल 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 प्रौढ़ व्यक्तियों को रखा गया है। प्रौढ़ व्यक्तियों को, केवल प्रौढ़ व्यक्तियों को रखा गया है, रखा गया है, रखा गया है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे ऑप्शनल आपका क्या सही होता है, डी सही होता है। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बही खाता लेखन प्रणाली का आवश्यक लक्षण नहीं है? तो हमें लगा हुआ है बही खाता तो मिल रहा है हमारा, बही कौन सा बही खाता, ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा बही खाता लेखन प्रणाली का आवश्यक लक्षण नहीं है? हम कहेंगे शीघ्रता, पूर्णता, कठिनता, उपयुक्तता। तो हम लोग क्या कहेंगे, कठिनता। हमारी हार्डनेस, क्या बोलेंगे, हार्डनेस मीन्स कठिनता हमारा जो है बही खाता लेखन प्रणाली का आवश्यक लक्षण नहीं है। बाकी शीघ्रता भी है हमारा, पूर्णता भी है और उपयुक्तता भी है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है, देखिए निम्न में से कौन सी लेखा की सहायक पुस्तकें हैं? लेखा की सहायक पुस्तकें कौन सी हैं? तो हम कहेंगे लेखा की सहायक पुस्तकें रद्दी पुस्तक, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, रोकड़ पुस्तक, स्मरण पुस्तक। ऑप्शन हमारा पहला और दूसरा, पहला चौथा, 1 2 और 3। हम कहेंगे डी सभी। हम कहेंगे कि लेखा की सहायक पुस्तकें, देखिए लेखा की सहायक पुस्तकें ये हमारी सभी हैं, ये सभी पुस्तकें हमारी लेखा की सहायक पुस्तकें हैं। मीन्स रद्दी पुस्तक भी, क्रय पुस्तक भी, विक्रय भी, रोकड़ भी, स्मरण भी, ये हमारी सभी पुस्तकें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, लेखा के अंतर्गत आती हैं। भोजन परोसते समय निम्न में से किन बातों पर ध्यान आवश्यक है? यहाँ पर हमें भोजन तो तैयार हो गया, लेकिन अब उसे हमें क्या करना है, परोसना है, सर्व करना है। तो जब भोजन को सर्व करना है तो उसके लिए आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए? हम कहेंगे स्वच्छता, वातावरण, परोसने की विधि, ये सभी। तो देखिए कितना अच्छा है कि सफाई से परोसिए, वातावरण को ध्यान में रख करके परोसिए, और परोसने की विधि को अपनाते हुए परोसिए। देखिए विशुद्ध भारतीय शैली, भारतीय विदेशी मिलीजुली शैली, पाश्चात्य शैली तथा स्वाहार मीन्स बूफे शैली, निम्न से किसकी प्रमुख शैलियां हैं? तो हम लोग को मालूम है, हम लोग देखिए विशुद्ध भारतीय शैली, विशुद्ध भारतीय शैली, भारतीय विदेशी मिलीजुली शैली, और हम कहेंगे पाश्चात्य शैली, स्वाहार, स्वाहार को हम लोग बूफे कहेंगे, क्या बोलेंगे, स्वाहार को बूफे कहा जाता, बूफे शैली या स्वाहार शैली। निम्न से किसकी प्रमुख शैलियां हैं? जो है भोजन करने की, भोजन परोसने की, अस्पताल प्रबंधन की, प्रौद्योगिकी प्रबंधन की। हम कहेंगे भोजन परोसने की विधियां हैं, प्रमुख शैलियां हैं हमारी। देखिए ये हमारी भोजन परोसने की ये सभी हमारी शैलियां हैं। अगला क्वेश्चन 37 देखिए, क्रमिक प्रबंधन को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता? मीन्स इसमें से एक नाम ऐसा है जिसके द्वारा हम लोग क्रमिक प्रबंधन को नहीं पुकारा जाता, नहीं पुकारा जाता। तो हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत प्रशासन, श्रम संबंधन, मानवीय संबंधन, गृह प्रबंधन। हम कहेंगे नहीं पुकारा जाता, तो नहीं पुकारा जाता गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट को हम लोग क्रमिक प्रबंधन के अंतर्गत नहीं रखते हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, औपचारिक पार्टियों में खिलाने का कार्य होता है, मीन्स सिस्टमेटिक हमारी पार्टियां चल रही हैं, नियम कानून वाली पार्टियां चल रही हैं,
उसमें खिलाने, भोजन खिलाने का कार्य होता है मित्रों की सहायता से, वेटरों की सहायता से, वेटरों और मित्रों दोनों की सहायता से, किसी की भी सहायता से नहीं। तो हम कहेंगे कि ये सभी हमारी जो औपचारिक पार्टियां जो हमारी होती हैं, वेटरों की सहायता से जो है क्या की जाती हैं, खिलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39वां क्वेश्चन, भली प्रकार से सजाकर परोसने से साधारण खाद्य पदार्थ भी लगते हैं। अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर भोजन परोसा जाएगा तो अधिक आकर्षक लगेगा, अधिक क्षुधावर्धक लगेगा। मीन्स भोजन को देख कर ये क्या भूख बढ़ जाएगी। अगर बेहतरीन ढंग से भोजन को सजा करके परोसा जाए तो भोजन के तहत क्या भूख हमारी बढ़ जाती है। हम कहेंगे वो अधिक आकर्षक लगता है। हम कहेंगे दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। हम कहेंगे दोनों होगा, देखने में बेहतरीन भी लगेगा और अच्छा देख करके भूख भी हमारी बढ़ जाती है। 40वां क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्य शैली की बड़ी औपचारिक दावतों में भोजन परोसने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये पाश्चात्य शैली, एक पूर्वी शैली, एक पश्चिमी शैली। तो पश्चिमी शैली के तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर भोजन परोसने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अतिथियों द्वारा, गृहिणी द्वारा, युवकों द्वारा, वेटरों द्वारा। तो आप क्या कहेंगे, पश्चात्य शैली में वेटरों द्वारा भोजन परोसा जाता है। औपचारिक दावतों में भोजन परोसने कार्य किसके द्वारा होता है, वेटरों द्वारा होता है। 43 क्वेश्चन है, 43 तीन क्वेश्चन और आपको मिलेगा। देखिए स्वीट मीन्स मीठे डिश खाने के लिए किस प्रकार के चम्मच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बातें आ गई, स्पून का हमारा चम्मच। अब मीठा भोजन खाना है, देखिए स्वीट डिश है, ये स्वीट डिश मीठा हमारा आहार, स्वीट मीन्स मीठा होता है। हम लोग कहेंगे मीठा, मीठा खाने के लिए कौन सा चम्मच का प्रयोग किया जाएगा, सूप स्पून होगा या टी स्पून होगा या डेजर्ट स्पून होगा या इसमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे डेजर्ट स्पून का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है मीठा खाने के लिए, मीठा खाने के लिए डेजर्ट। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है आपका कि अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो उस अतिथि को अगर आप क्या करते हैं, जो है अगर पानी पीने के लिए मीठा देते हैं या चीनी देते हैं या गुड़ देते हैं तो उसके तहत आप एक स्पून, एक चम्मच देंगे। उस चम्मच को हम लोग किस नाम से जानेंगे या वो कौन सा चम्मच देना चाहिए, उसके लिए हम कहेंगे डेजर्ट स्पून देना चाहिए उसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन परोसने की वह शैली जिसमें फर्श पर आसन, दरी अथवा लकड़ी के पटरे पर बैठकर भोजन किया जाता है। हम लोग अपने गांव में ऐसे ही भोजन ज्यादातर करते रहे हैं। अब थोड़ी मॉडर्निटी आ चुकी है, लेकिन अभी भी ज्यादातर जो है फर्श पर आसन लगा करके दरी या लकड़ी के पटरे पर बैठकर भोजन किया जाता है। ये विशुद्ध भारतीय शैली है या पाश्चात्य शैली है या बूफे शैली है, तो किस के अंतर्गत आएगा हमारा, हम कहेंगे विशुद्ध भारतीय शैली है। ये हमारी पटरे पर बैठ करके जमीन पर भोजन करना ये विशुद्ध भारतीय शैली है भोजन करने की। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 क्वेश्चन हमारा, भोजन परोसने की वह शैली जिसमें मेज पर कांटे। अब यहाँ पर देखिए मेज पर बैठ के खाना खाना है हमारा, ये कौन सी शैली है हमारा भोजन करने की, मेज पर कांटे, चम्मच, छुरी के प्रयोग से भोजन किया जाता है। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पाश्चात्य शैली या देसी शैली या बूफे शैली या इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे इसे पाश्चात्य शैली कहा जाएगा। कौन सी शैली होगी हमारी, ये पाश्चात्य शैली। तो इस तरीके से आपको मिला आज 43 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर डालिए, लिख डालिए और रट डालिए। कल हम लोग फिर मिलते हैं आपके 40 से 45 क्वेश्चनों के साथ। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा टेक्सटाइल से होगा। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।